हेलो हेलो जी, वेलकम टू लेगेसी। हम चालू कर रहे हैं पार्ट 2 ऑफ बिजनेस रिसर्च। अभी तक हम देख चुके हैं बिजनेस रिसर्च क्या होती है। उसमें हम क्या देखते हैं, जब हम रिसर्च को देख रहे हैं तो उसमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, कई सारी टर्मिनोलॉजी यूज होती है। तो पहली बेसिक चीजें क्या होती है उसको हम समझेंगे शुरू के कुछ यूनिट्स में। उसके बाद जो बेसिक प्रैक्टिकल रिसर्च की चीजें उससे हम आगे देखना चालू करेंगे। फंडामेंटल जो रिसर्च के वो सारे देखने वाले हैं। रिसर्च क्या होती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, अच्छी रिसर्च किसको कहते हैं, उसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट कौन कौन से होते हैं। रिसर्च होती है किसी भी नई चीज को ढूंढना। जरूरी नहीं है कि किसी नई चीज का आविष्कार करना कि आपने कोई एक नया प्रोडक्ट बना दिया। कोई कॉन्सेप्चुअल लेवल के ज्ञान के लेवल पे आप किसी नई चीज को ढूंढ रहे हो, उसके एप्लीकेशन में, प्रोसेस में, मेथड में कोई नई चीज ढूंढते हो, उसे भी रिसर्च कहा जाता है। रिसर्च से कई सारी मिस्ट्रीज जो है वो सॉल्व हुई है। हमें हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के बारे में पता चला है। कई सारी नई नई दवाइयां आई हैं, हमारी लाइफ बहुत कंफर्टेबल हो गई है। हर चीज जो हम अपने आसपास देखते हैं वो किसी चीज में रिसर्च हुई है और किसी चीज का इंप्रूवमेंट है, और बेहतर और बेहतर और बेहतर करने की कोशिश से हमें मिली है। बिजनेस और ट्रेड में भी जब कई सारे टूल्स बने हैं जो धीरे धीरे करके रिसर्च के थ्रू टाइमली मैनर में आगे हमें आके मिले हैं। रिसर्च का मतलब होता है किसी भी चीज में थोरो इन्वेस्टिगेशन करना, इंक्वायरी करना, पुरानी चीजों को और स्टडी करना, उसकी साइंटिफिक स्टडी करना, पुराने फैक्ट्स की। कोई भी रिसर्च तब हो सकती है जब हम कोई नई चीज को डिस्कवर करते हैं या फिर पुरानी चीजों को वेरीफाई करते हैं। हमें अलग अलग सीक्वेंसेस पता चलते हैं, इंटर रिलेशनशिप पैटर्न्स पता चलते हैं, और हमें नई साइंटिफिक टूल्स मिलते हैं जिससे हम अच्छे से डिसीजन ले पाते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट में मैनेजर को बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, और वो डिसीजन कैसे लेगा, उसको डिसीजन लेने के लिए कुछ ना कुछ डेटा चाहिए, कोई ना कोई फैक्ट चाहिए। वो फैक्ट हमें रिसर्च से पता चलता है। रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? जो भी चीजें हमारे आसपास हो रही होती हैं वो क्यों हो रही हैं वो हमें बताता है, रिसर्च से पता चलता है। हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। हम और क्या नई नई चीजें कर सकते हैं उसको एक्सप्लोर करने के लिए हेल्प करता है। कंटिन्यूसली इंप्रूव करता है जो चीजें हम कर रहे हैं। हमारे जो एग्जिस्टिंग बिलीव्स हैं, जो भी चीजें हम अभी मानते हैं उसको चैलेंज करता है। उसके फायदे या नुकसान हमें बताता है। उसके बाद रिसर्च से हमें पता चलते हैं हम नए एरियाज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और जो पुराना डेटा हमारा था उसको हम एनालाइज कर सकते हैं, उसके ट्रेंड पैटर्न्स को, और उसको यूज कर सकते हैं हमारी आगे की परफॉर्मेंस के लिए। अब अच्छी रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? ये जो रिसर्च है वो बहुत ज्यादा क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए, वो बहुत ज्यादा डिटेल्ड होनी चाहिए। जो रिसर्च है वो अच्छे से प्लान होनी चाहिए। उसमें जो रिसर्चर है उसने अच्छे एथिकल स्टैंडर्ड्स को यूज करना चाहिए। रिसर्च से मान लो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है जिससे किसी को नुकसान पहुंच सकता है, उसकी डिग्निटी खराब हो सकती है, उसकी प्राइवेसी ब्रीच हो सकती है, तो ऐसी रिसर्च को आपको सामने नहीं लेके आना है। लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। आपको रिसर्च को रीडिजाइन कर लेना चाहिए, या इस तरीके से उसको प्रेजेंट करना चाहिए कि लोगों की स्पेसिफिक पर्सनल इंफॉर्मेशन सामने ना आए। फिर लिमिटेशंस ओपनली रिवील करनी चाहिए किसी भी रिसर्चर को कि भाई इस इतने लेवल की लिमिटेशंस हमारे पास है, इस एनवायरमेंट में ये सारी लिमिटेशंस है। प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए किसी भी रिसर्च के डेटा का, ताकि डिसीजन मेकर उसको अपने काम के लिए यूज कर सके। सिर्फ रिसर्च करने से कुछ नहीं होता है। अच्छी रिसर्च वो है जो डिसीजन लेने में फायदा करे या हेल्प करे। जो रिसर्च है वो सही तरीके से, अच्छी तरीके से प्रेजेंट होनी चाहिए। जो रिसर्च है वो एविडेंस के हिसाब से कंक्लूजन देनी चाहिए। जो एविडेंस है उतना ही कंक्लूजन दे, पर्सनल बायस के हिसाब से रिसर्चर को कंक्लूजन नहीं देना चाहिए। जो रिसर्च है वो कैरिड ऑन होनी चाहिए किसी न किसी एक्सपीरियंस रिसर्चर के द्वारा, जिसकी इमेज अच्छी है, जो ऑनेस्ट है, सिर्फ ऑनेस्ट है नहीं, जिसको लोग ऑनेस्ट मानते भी हैं, जिसकी ट्रस्ट वर्दीनेस को लोग जज कर सकते हैं और मानते हैं कि भाई ये ईमानदार इंसान है। ठीक है। अब रिसर्च कॉन्सेप्ट अलग अलग क्या होते हैं? इसमें रीजनिंग होती है। रीजनिंग होता है किसी भी चीज को के कंक्लूजन तक पहुंचने का तरीके को हम रीजनिंग कहते हैं। ठीक है। अगर मैंने कहा कि तुम गधे हो, तो आप पूछेंगे ये आप क्यों कह रहे हैं, इसकी रीजनिंग बताइए। तो मैं बताऊंगा क्योंकि तुमने पहले ये किया था, तुमने पहले वो किया था, तुम सर पे अपना सर बेंच से पटकते रहते थे दिन भर, पता नहीं क्यों, इसलिए हम कहते हैं कि तुम गधे हो। तो ये होती है रीजनिंग। किसी भी कंक्लूजन तक पहुंचने का तरीका जो होता है उसे रीजनिंग कहते हैं। तो रीजनिंग रिसर्च में दो टाइप की रीजनिंग हो सकती है। एक होती है डिडक्टिव रीजनिंग और एक होती है इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? जब आप ब्रॉड लेवल के कॉन्सेप्ट को या ब्रॉड लेवल के ऑब्जर्वेशन पर, मतलब अगर मैं देखता हूं कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, किस तरह से रहते हैं, किस तरह की चीजें करते हैं, उसको यूज करके आप कोई स्पेसिफिक कंक्लूजन, स्पेसिफिक सिचुएशन का कंक्लूजन निकालते हो, उसे कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। अभी नहीं समझा, बताता हूँ। और इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है? हम स्पेसिफिक चीज के, कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल के, एक पर्टिकुलर सिचुएशन के ऑब्जर्वेशन को यूज करके ब्रॉड लेवल की पूरी पॉपुलेशन के लिए कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, उसे कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। तो पहले देखते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। ये टॉप डाउन अप्रोच रहता है, यहाँ पे हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। तो ये शुरू कैसे होता है? हम किसी थ्योरी को लेते हैं जो कि ऑलरेडी डेवलप हो चुकी रहती है, फिर रिसर्चर उसमें और सोचता है, उसमें नई चीजें ऐड या डिलीट करता है। तो रिसर्चर जो अपनी हाइपोथेसिस ऐसे डेवलप करता है कि जो ऑलरेडी स्टडी हुई है उसको टेस्ट करता है स्पेसिफिक डेटा के अगेंस्ट, वो चीजों को कंफर्म या डिनाई करता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि जो चीज ऑलरेडी है वो फॉल्स प्रूव हो जाएगी, उससे उसके और भी कंक्लूजन हो सकते हैं। एग्जाम्पल समझो। ब्रॉड लेवल के ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब हुआ कि एक स्कूल है जिसमें हजारों बच्चे पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं कि इस स्कूल के बच्चे बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है।
अब वहां पे एक राम नाम का लड़का रहता है, या शाम सारा नाम की एक बच्ची रहती है, ठीक है, वो स्कूल के स्टूडेंट है। तो अगर उस स्कूल के सारे बच्चे डिसिप्लिन है, सारा वहीं के स्टूडेंट है, तो हम कह सकते हैं कि सारा भी डिसिप्लिन है, ठीक है। तो हमने एक ब्रॉड लेवल के, जनरल लेवल के ऑब्जर्वेशन को यूज करके एक स्पेसिफिक कंक्लूजन ड्रॉ करा कि सारा भी डिसिप्लिन है, एक ब्रॉड लेवल के ऑब्जर्वेशन को यूज करके, ठीक है। अब इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है कि हम एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन को यूज करके ब्रॉड लेवल की चीजों को यूज करते हैं। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, 80-20 रूल। हम देखते हैं कि इंडिया में जितना इनकम जितनी बटी हुई है लोगों के अंदर, तो 20% लोग जो हैं वो पूरे देश की 80% पॉपुलेशन को होल्ड करते हैं। ये इंडिया के लिए स्पेसिफिक नहीं है, पूरे दुनिया में 20% लोग ऐसे हैं जो पूरी दुनिया की 80% होल्ड वेल्थ को होल्ड करके रखते हैं। एग्जाम में 20% ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनसे 80% क्वेश्चन आते ही आते हैं। 20% ऐसी चीजें आप करते हो जिससे आपको 80% रिजल्ट मिलते हैं। तो ये एग्जाम्पल क्या हुआ, जो हमने इंडियन मार्केट की वेल्थ को हमने देखा, उसकी नेटवर्क को देखा, उनकी ग्रोथ को देखा, वो कितना टैक्स पे कर रहे हैं, उससे देखा कि उनकी कितनी इनकम है। तो हमने एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन को यूज करा पूरी पॉपुलेशन के लिए, सारी देश की इनकम किस तरह जाती है उसके ऑब्जर्वेशन, उसके कंक्लूजन को ड्रॉ करने के लिए। तो ये बॉटम अप अप्रोच रहती है, ये स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाती है। इसमें क्या होता है, हम एक ऑब्जर्वेशन को उठाते हैं और उसके बाद हम जनरलाइजेशन करते हैं थ्योरी का। हम स्टार्ट कैसे करते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करते हैं। ये तो डिडक्टिव में भी होता था कि हम किसी न किसी थ्योरी को उठाते थे, लेकिन इंडक्टिव अप्रोच में क्या होता है कि रिसर्चर रिलेटेड थ्योरीज को नहीं देखता है। वो क्या करता है, वो जो ऑब्जर्वेशंस हैं, फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस और मेजर्स दैट द रिसर्चर कंक्लूड्स जनरली इन द फील्ड एंड नॉट इन द लेबोरेटरी सेटिंग। लेबोरेटरी सेटिंग में नहीं करता, वो फील्ड पे जाकर चीजों को चेक करता है, प्रैक्टिकली देखता है। इससे क्लस्टर ऑफ डेटा या पैटर्न्स जो होते हैं वो इमर्ज होने लगते हैं कि भाई क्या जनरली चीजें होती हैं, किस तरह से क्या होता है, अगर ये बढ़ता है तो ये चीज कम होती है, ये बढ़ता है तो ये चीजें कम होती है। जब ऐसा होता है तो एक थीम पता चल जाती है, उससे कंक्लूजन हम बना लेते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग जो होती है ज्यादा प्रैक्टिकल है और इसे ज्यादा मार्केट में करा जाता है, डिडक्टिव रीजनिंग को थोड़ा कम करा जाता है, लेकिन दोनों ही अलग अलग लेवल्स पे करे जाते हैं। जब इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो एग्जाम्पल, इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है कि उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं चीजों के। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि किसी स्कूल में बच्चों ने अच्छे मार्क्स नहीं लाए, तो ये फैक्ट है कि बच्चों ने अच्छे मार्क्स नहीं लाए एग्जाम में। अब वो क्यों नहीं लाए, तो उसके बहुत सारे उसके आंसर हो सकते हैं। एक आंसर ये है कि उन्होंने पढ़ाई नहीं करी थी। दूसरा आंसर ये था कि स्कूल में सबको बीमारी हो गई थी, सब बीमार हो गए थे, किसी ने पढ़ा नहीं। तीसरा एग्जाम्पल हो सकता है कि टीचर्स ही स्कूल छोड़ के चले गए थे, नए टीचर्स आए थे, वो पढ़ा नहीं पाए सही से, तो बच्चे पढ़ नहीं पाए सही से, ठीक। या फिर एनुअल फंक्शन का टाइम चल रहा था तो उस टाइम पे टेस्ट आ गए थे गलती से। उस टाइम पे टेस्ट यूजुअली नहीं होते, लेकिन उस टाइम पे टेस्ट आ गया तो बच्चों का ध्यान नहीं लग पाया, इसलिए सबके मार्क्स अच्छे नहीं आए। तो इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। तो इसका जो कंक्लूजन रहता है वो सिर्फ एक हाइपोथेसिस होता है, वो इंपेरिकली सॉल्व प्रूवन चीज नहीं होती, इसको आपने ट्राई एंड टेस्ट करा है। दूसरा एग्जांपल समझो, कोई बिजनेस है, उसकी सेल्स कम हो रही है, तो उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। पहला कि जो रीजनल रिटेलर्स हैं उनके पास स्टॉक ही नहीं था। आपके जो एम्प्लॉइज वहां काम करते थे आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो स्ट्राइक पे चले गए और आप स्टॉक टाइम पे नहीं ले पाए। जिस जगह पे आप काम करते हैं वहां पे तूफान आ गया, 10 दिन तक सब बंद था, कहीं से माल ही नहीं आ पाया, फिर आपकी सेल्स कम हो गई। प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। देखो, जो डिडक्टिव रीजनिंग हमने पहले पढ़ा, जिसमें हम ब्रॉड लेवल पे ऑब्जर्वेशन को यूज करते हैं स्पेसिफिक कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए, तो हम क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं एक मार्केटिंग प्लान को जो कि इफेक्टिव रहेगा स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए। एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए हम मार्केटिंग प्लान डेवलप कर रहे हैं। वो कैसे हम प्लान करेंगे, जो हमारी जनरल मार्केटिंग की अंडरस्टैंडिंग है उससे। हम डिजाइन कर रहे हैं फ्लोर प्लान को, जिससे कि हमारी शॉप की सेल्स ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाए। तो हम एक जनरल ऑब्जर्वेशन की स्टडी को या उसके कॉन्सेप्ट को यूज करके स्पेसिफिक कंक्लूजन बनाते हैं। और वहीं इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है कि हम डेवलप कर रहे हैं इंसेंटिव प्लान्स बेस्ड ऑन एम्प्लॉय सर्वे। हम एम्प्लॉय के सर्वे को यूज करके सबके लिए, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हर एक लेवल के लोगों के लिए एक इंसेंटिव प्लान बना दे रहे हैं। हम चेंज कर रहे हैं मीटिंग टाइम और फॉर्मेट बेस्ड ऑन पार्टिसिपेंट की एनर्जी लेवल। एक पार्टिसिपेंट या एक मीटिंग के पार्टिसिपेंट्स की जो एनर्जी लेवल है उसके हिसाब से हम पूरी मीटिंग का शेड्यूल चेंज कर दे रहे हैं। सबके लिए वो चीज नहीं है, सबके लिए वो जनरल ऑब्जर्वेशन नहीं है, वो एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन है कि किसकी एनर्जी लेवल मीटिंग के टाइम पे कितनी रहती है। उसको यूज करके हम एक पूरी ऑब्जर्वेशन के लिए, पूरी पॉपुलेशन के लिए कंक्लूजन बना दे रहे हैं कि सबका टाइम चेंज कर दे रहे हैं, पूरा फॉर्मेट चेंज कर दे रहे हैं। ये होती है इंडक्टिव रीजनिंग। और दूसरी होती है डिडक्टिव रीजनिंग। ये रिसर्च में बहुत ज्यादा यूज होती है। कंक्लूजन तक आप कैसे पहुंचे, ये रिसर्च में यूज होता है। फिर लैंग्वेज, जो शब्दों को आप यूज करते हो रिसर्च के अंदर, उसमें कई सारी चीजें होती है, कॉन्सेप्ट होता है, कंस्ट्रक्ट होता है, हाइपोथेसिस होती है, वो भी हम देखते हैं।
तो रिसर्च में सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि हम किस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, किस क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम्पल समझो, अगर किसी ने बोला कि अगर हमारे वर्किंग शेड्यूल को, जितने घंटे हम काम करते हैं उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल बना दें, अगर हम यूजुअली एक हफ्ते में 48 आवर्स काम करते हैं या काम करवाते हैं एम्प्लॉय से, तो उसको अगर थोड़ा बढ़ा दें या थोड़ा कम कर दें तो किस तरह का रिएक्शन आएगा, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा, तो इसका आंसर आप ये नहीं बोल सकते अच्छा आएगा। नहीं, आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आप जिन मेंबर्स की बात कर रहे हो कि उनका रिएक्शन आएगा, वो मेंबर्स कौन है मार्केटिंग डिपार्टमेंट के। क्या वो क्लरिकल लेवल के, लोअर लेवल के एम्प्लॉइज हैं, या प्रोफेशनल है जिनको काम करने की आदत है, जो एग्जीक्यूटिव है जिनको बहुत पेमेंट मिलती है। किसकी बात कर रहे हो, आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि ये रिसर्च किसके लिए हो रही है। फिर रिएक्शन कैसा आएगा, मतलब किस टाइप की रिएक्शन की आप बात कर रहे हो। रिएक्शन क्या ऐसा हो सकता है कि अगर हम उनको सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो क्या वो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाएंगे, जैसे बड़े लोग होते हैं, या फिर वो स्ट्राइक कर सकते हैं, अच्छे से काम नहीं कर सकते, इन्वॉल्व नहीं हो सकते, उनकी प्रोडक्टिविटी डाउन हो सकती है, जैसे कि क्लरिकल लेवल के एम्प्लॉइज के लिए। तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा किस टाइप की रिएक्शन की आप बात कर रहे हो। फिर नॉर्मल इंडिकेटर चीजों के लिए क्या होते हैं, तो इसके लिए हम अलग अलग कॉन्सेप्ट, कंस्ट्रक्ट और डेफिनेशन को यूज करते हैं। तो पहली चीज आती है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या होता है, ऐसी चीज जिसको हम जनरली ऑब्जर्व करते हैं, जनरली जिस चीज को हम देख के समझ के बोलते हैं कि ये चीज है, देख के समझ में आ गई, उसे कहते हैं कॉन्सेप्ट। किसी भी चीज को समझने के लिए, किसी भी इवेंट को समझाने के लिए, किसी को कुछ एक कॉमन ग्राउंड होता है, उस कॉमन ग्राउंड को कॉन्सेप्ट कहते हैं। सर कछु समझ नहीं आ रहा है, देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो कन्वे करता है जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी इवेंट के, ऑब्जेक्ट के, सिचुएशन के, बिहेवियर के। मतलब अगर कोई इंसान जा रहा है चल के आपके सामने से, तो आप बोलोगे इंसान चल के जा रहा है। अगर कोई इंसान तेजी से चला गया तो आप कह रहे हो वो इंसान दौड़ के जा रहा है। अगर कोई इंसान ऐसे लोट लोट के जा रहा है तो आप कह रहे हो वो लोट लोट के जा रहा है, क्रॉल करके जा रहा है। तो चलना, दौड़ना, क्रॉल करना, ये अपने आप में क्या है, कॉन्सेप्ट है। अगर आप उस कॉन्सेप्ट को ऑब्जर्व करते हो तो कहते हो वो इंसान भी ये चीज कर रहा है। तो जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर, हम जो चीजें ऑब्जर्व करते हैं हमारे आसपास, उसको देखकर हमें बताता है कि ये चीज हो रही है। उसी तरीके से अगर हम मानते हैं कि किसी बिजनेस में सेल्स बढ़ रही है, तो हम कहते हैं कि उस बिजनेस का टर्नओवर बढ़ रहा है, वो बिजनेस ग्रो कर रहा है। किसी इंसान की नेटवर्थ बढ़ रही है, उसका जो टोटल इनकम है, नेट प्रॉफिट नहीं, उसकी नेटवर्थ जो होती है वो बढ़ रही है, उसके जो असेट्स है वो बढ़ रहे हैं, उसकी लाइबिलिटीज अगर कम है, उसके असेट ज्यादा है, तो हम कहते हैं इसका ग्रोथ हो रहा है, इसका पर्सनल ग्रोथ हो रहा है, इसका फाइनेंशियल ग्रोथ हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से रिसर्च में अलग अलग कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं। रिसर्च का जो कॉन्सेप्ट होता है रिसर्च में, उसका सोर्स क्या होता है, जो चीजें हम हमारे आसपास देखते हैं, कॉमन लैंग्वेज जो हम बात करते हैं चीजों से, धीरे धीरे करके हमारे कॉन्सेप्ट बन जाते हैं। लेकिन इसमें डिफिकल्टी ये आती है कि जो अनकॉमन कॉन्सेप्ट होते हैं उसको डिफाइन करने में मुश्किल होती है। उसके लिए जो रिसर्चर्स हैं वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, दूसरे लैंग्वेज से वर्ड्स को उठा लेते हैं, दूसरी फील्ड से वर्ड्स को उठा लेते हैं चीजों को डिफाइन करने के लिए। एग्जाम्पल, अगर द ये 1 करोड़ की बॉटल है, ठीक, 1 करोड़ की जो ये बॉटल है, ये मुझे बहुत पसंद आ रही है, तो लोग कहते हैं कि जो, और कोई मैनेजर कैसे कहेगा कि लोग इस बॉटल की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये उनको बहुत प्रभावित कर रही है। अट्रैक्ट करना मतलब ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट होता है, कोई चीज आपको आपकी तरफ खींच रही होती है। ये तो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, ये कोई इकोनॉमिक्स का, मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट तो नहीं है। तो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को हमने उठा लिया कि कोई चीज अगर आपको आपकी तरफ खींच रही है तो अट्रैक्ट कर रही है। उसी तरह से अगर कोई लोग किसी चीज को ज्यादा खरीद रहे हैं, उनको वो चीज पसंद आ रही है, तो हम कहते हैं वो प्रोडक्ट जो है वो लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। तो हम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं मार्केटिंग के इफेक्ट को, मार्केटिंग में जो चीज हो रही है, बिजनेस में जो चीज हो रही है उसको डिफाइन करने के लिए। इसी तरीके से जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्या चीज हो रही है उसको डिफाइन करने के लिए, कि हो क्या रहा है उसको बताने के लिए, बोलने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर कॉन्सेप्ट ना हो तो हाइपोथेसिस डिजाइन नहीं हो सकता, डेटा कलेक्ट नहीं हो सकता। किसी भी रिसर्च को सक्सेसफुली होने के लिए जो प्रॉब्लम है उसको कॉन्सेप्चुअली अच्छे से डिफाइन करने की जरूरत है, और उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की जरूरत है। अगर आप ये दोनों चीज सही से नहीं करोगे तो कोई रिसर्च सक्सेसफुल नहीं हो सकती। रिसर्च हो सकती है लेकिन सक्सेसफुली उसे पूरा नहीं करा जा सकता। इसमें डिफिकल्टी ये होती है कि जब आप कॉन्सेप्ट बनाते हो तो अलग अलग लोग सही तरीके से उसको समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि रिसर्च को आपको, जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको बहुत स्पेसिफिकली डिफाइन करना पड़ता है, बहुत स्पेसिफिकली पूछना पड़ता है। कोई अगर आप सवाल कर रहे हो रिसर्च का, तो एग्जाम्पल, आपने लोगों से पूछा कि आपकी फैमिली की टोटल स्पेंडिंग कितनी है, तो ये कंफ्यूजिंग बात है। आपने टाइम फ्रेम तो बताया नहीं, आप किस आइटम में खर्चा करते हो वो तो आपने बताया नहीं। तो इसमें आपको उसको कॉन्सेप्ट को लिमिट करना पड़ेगा। कैसे, कि आप किस टाइम फ्रेम में, आपके घर में एक हफ्ते में या एक साल में कितना खर्चा होता है, एक महीने में कितना खर्चा होता है।
फिर ये कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, खर्चा कौन करता है? अगर कोई फैमिली है जिसमें एक ही इंसान हेड ऑफ द फैमिली खर्चा करता है तो उसने कितना खर्चा करा। लेकिन अगर कोई दूसरी फैमिली है जिसमें बाकी सब लोग मेंबर्स भी हैं तो उन लोगों ने कितना खर्चा करा, किस हेड में खर्चा करा, तभी तो रिसर्च में उसका काम आएगा। अगर बोल दिया कि भाई हमारे घर पे तो 4 लाख रुपए खर्च होता है या 10,000 रुपए खर्च होता है महीने भर में, पता कैसे चलेगा उसका रिसर्च का फायदा क्या हुआ? खाने में कितना खर्चा करते हो, लिविंग एक्सपेंस में कितना खर्चा करते हो, ट्रैवलिंग में ट्रांसपोर्ट में कितना खर्चा करते हो। उस डेटा का यूज करके कंपनीज अलग अलग चीजों को बना सकती है, अपने मार्केटिंग को चेंज कर सकती है, प्रोडक्ट्स को बना सकती है। अभी कंस्ट्रक्ट्स, जो कॉन्सेप्ट हमने ऊपर देखा उसमें ऑब्जेक्टिव कुछ ना कुछ होता है हमारे पास रेफर करने के लिए। जैसे कि मैंने कहा कि ये एक टेबल है, ये एक लकड़ी का टेबल है, तो हमें पता है टेबल कैसा दिखता है, उसकी एक इमेज हमारे दिमाग में आ जाती है, तो वो एक डिफाइंड कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर मैं कहूं कि ज्यादातर चीजें जो कि डिफाइंड नहीं है, जिसे विजुअलाइज नहीं करा जा सकता, जैसे कि किसी की पर्सनैलिटी, कि भाई जो जनरली एम्प्लॉयज है उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए, हम इस तरह के लोगों को चाहते हैं जो कि बहुत हार्ड वर्किंग हो, जो कि प्रॉब्लम को अप्रिशिएट करे, ऐसे लोग चाहिए। अब कहां से लेके आओगे ऐसे लोगों को? तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है जो कि स्पेसिफिकली डिफाइंड नहीं है, इसे विजुअलाइज करना थोड़ा मुश्किल है। ये थ्योरी बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये वो ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट रहते हैं। जैसे कि हमें सेटिस्फाइड कस्टमर्स चाहिए, हमारी सर्विस से सेटिस्फाइड कस्टमर चाहिए, कस्टमर हमारे सर्विस से सेटिस्फाइड है या नहीं है, उसकी कितनी डिग्री है वो हमें पता करनी है। तो एक कंस्ट्रक्ट है, उसे हमें इवेल्युएट करना है सेटिस्फेक्शन कितना होने वाला है। तो इसे इवेल्युएट करना आसान नहीं, ये एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, इसे विजुअलाइज नहीं करा, फिजिकली मेजर नहीं करा जा सकता है, तो उसकी डिग्री हो सकती है अलग अलग पैरामीटर्स पर। तो ये होता है कंस्ट्रक्ट। डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन किसी भी चीज को डिफाइन करती है, किसी भी चीज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बताती है। डेफिनेशन क्या होती है? दो टाइप की हो सकती है। अगर किसी भी रिसर्च के अंदर सही से जो वर्ड्स यूज है उसको अच्छे से डिफाइन नहीं करा गया है, एक ही वर्ड है जो रिसर्च में अलग अलग टाइम पे अलग अलग मीनिंग दे रहा है, तो पूरी रिसर्च कंफ्यूजिंग हो जाएगी और जितना रिसर्चर ने स्टडी वैल्यू डाला है उसके अंदर वो सब वेस्ट हो जाएगा। तो डेफिनेट जो चीजें हैं सही क्लियरली डिफाइंड रहनी चाहिए, उनकी मीनिंग सबको पता होनी चाहिए। डेफिनेशन दो टाइप की होती है, एक होती है डिक्शनरी मीनिंग, डिक्शनरी में आपने देख लिया वर्ड क्या लिखा हुआ है या गूगल कर लिया, ये होती है डिक्शनरी मीनिंग, लेकिन रिसर्च के काम की नहीं होती है। एक होती है ऑपरेशनल डेफिनेशन। ऑपरेशनल डेफिनेशन जो होती है वो रिसर्च के बहुत काम की रहती है। कॉन्सेप्ट और कॉन्स्ट्रक्ट्स में प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट के अंदर चीजों को देखा जाता है। जैसे कि अगर आपको स्पीड मेजर करनी है तो आप किसकी मेजर करनी है? अगर एक बाइक मोटरसाइकिल चल के जा रही है तो उसकी स्पीड देखनी है, और आप बिजली की स्पीड देख रहे हो कितनी कितने नोट से बिजली जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्ले हो रही है, तो आपको उसको डिफाइन करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा उसकी टर्म्स में। इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट आवर्स में मेजर होगी, स्पीड जो है बाइक की वो किलोमीटर पर आवर में मेजर होगी। तो ये ऑपरेशनल डेफिनेशन होती है जो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में, उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में देखी जाती है। अभी वेरिएबल्स, वेरिएबल वो चीज होती है जिसकी वैल्यू हम मेजर करते हैं, जिसे हम वैल्यू असाइन करते हैं, जिसको चेक करा जाता है, जिसके इफेक्ट को हम कोई भी रिसर्चर चेक करने की कोशिश करता है। तो रिसर्चर जो होते हैं जिनको सिर्फ दो ही वैल्यूज दी जा सकती है उसे कहते हैं डिकोटोमस वेरिएबल्स। जैसे कि अगर आप स्कूल गए तो या तो आप स्कूल गए या तो आप एब्सेंट रहे, तो प्रेजेंट या एब्सेंट, आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, एजुकेटेड हो ना अनएजुकेटेड हो, तो इसमें सिर्फ दो ही वैल्यूज हो सकती है, ये होते हैं वो वेरिएबल्स। कई बार क्या होता है ना कि जो डेटा सेट होता है उसकी कई कैटेगरीज हो सकती है, लेकिन अगर डेटा एक ही कैटेगरी को फिट करता है तो उसे हम उन वेरिएबल को डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं। जैसे कि ऑटोमेटिव वेरिएबल्स है कि होंडा की रेटिंग 6 है, हीरो की रेटिंग 7 है, अब इसमें 5.5 5.6 नहीं आएगा। लेकिन अब जो कंटिन्यूस वेरिएबल्स है वो क्या होते हैं, उसमें एक रेंज दी रहती है, उसमें से कोई भी वैल्यू उसको असाइन कर सकते हो। स्टूडेंट है, उसके मार्क्स 0 से 100 के बीच में कुछ भी हो सकते हैं। सर ये हम पढ़ क्यों रहे हैं? ये जो वेरिएबल्स होते हैं इनकी वैल्यू हम चेक करने की कोशिश करते हैं रिसर्च से। हम पूरा डेटा निकालते हैं, चीजों की प्रिडिक्टिबिलिटी देखते हैं, उसका आउटकम देखते हैं, उसके हिसाब से हम वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करते हैं और उन वेरिएबल्स की वैल्यू के हिसाब से कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं और फिर उसको डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो एक होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जो चेंज नहीं होते हैं, इनकी वैल्यू मैनिपुलेट नहीं करी जाती है, लेकिन इनको ऊपर नीचे करा जाता है, इनकी वैल्यू को, इनकी सप्लाई को ऊपर नीचे करा जाता है ताकि डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो जो कि इन पे डिपेंडेंट रहते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जो कि जिनकी वैल्यू ऊपर नीचे होती है, जिसे मैनिपुलेट करा जाता है, और उसका जो मैनिपुलेशन है उससे देखा जाता है क्या चेंज आ रहा है, इनकी रिसर्च करी जाती है। मॉडरेटिंग वेरिएबल वो होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल की रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं, उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, उसे कहते हैं मीडिएट मॉडरेटिंग वेरिएबल्स। और कंट्रोल वेरिएबल्स वो होते हैं जो इस
पूरी एनालिसिस को कंट्रोल करने के लिए, उससे कंक्लूजन्स को, रिसर्च को असल में निकालने के लिए यूज करा जाता है, वैल्यू असाइन करने के लिए यूज करा जाता है, उन्हें कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल्स। तो देखो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल या प्रिडिक्टर वेरिएबल वो होते हैं जिसको मैनिपुलेट करता है रिसर्चर, जिससे कि डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट आ सके। डिपेंडेंट वेरिएबल या क्राइटेरिया वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू को मेजर करा जाता है, प्रिडिक्ट करा जाता है, मॉनिटर करा जाता है। इंडिपेंडेंट की वैल्यू को, वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करा जाता है ताकि डिपेंडेंट चेंज हो और उसको मेजर करा जा सके कितने कितनी वैल्यू से ऊपर नीचे हो रहा है। मॉडरेटिंग वेरिएबल क्या होता है? ये इंडिपेंडेंट होता है, ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप को इफेक्ट करता है। एक्सट्रानियस वेरिएबल क्या होता है? जिनको हम निकाल देते हैं रिसर्च की स्टडी में से, अलग कर देते हैं, इनको हम अज्यूम करके चलते हैं। जैसे कि बड़ी बड़ी रिसर्च होती है, उसमें बोलते हैं कि जो लोग हैं वो, उनका एक जनरल लेवल ऑफ एक रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग रहेगा। अगर किसी जगह पे 10% रिटर्न आ रहा है और किसी जगह सेम वैल्यू पे 20% रिटर्न आ रहा है और उसमें रिस्क सेम है, रिस्क कभी सेम होती है प्रैक्टिकल वर्ल्ड में? नहीं, कुछ ना कुछ रिस्क होती है, लेकिन हम कुछ चीजों को अज्यूम करके चलते हैं, उसको रिसर्च में से हटा देते हैं, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। वो होती है ये वाले वेरिएबल्स, ईवी होते हैं। फिर कंट्रोल वेरिएबल्स क्या होते हैं? इनको इंट्रोड्यूस करता है रिसर्चर ताकि वो जो रिलेशनशिप है वेरिएबल्स की, उनको समझने के लिए हेल्प कर सके उनको। फिर इंटरवीनिंग वेरिएबल्स वो होते हैं जिनको जो अफेक्ट करते हैं किसी भी फिनोमेना को, जो चीज हम देख रहे हैं उसको अफेक्ट जरूर करते हैं, लेकिन इनको मेजर या मैनिपुलेट नहीं करा जा सकता। ये इंटरवीनिंग वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है? ये अभी आगे आएंगे तब देखते हैं। फिर प्रोपोजिशन एंड हाइपोथेसिस। प्रोपोजिशन होता है एक स्टेटमेंट अबाउट एन ऑब्जर्व फिनोमेना, जो चीज हम आसपास देख रहे हैं उसके बारे में हमने कोई चीज बोल दी कि ये चीज है, सही है या गलत है, कुछ भी हो सकती है, जो चीज हम देख रहे हो हमने बोल दी। लेकिन प्रोपोजिशन हाइपोथेसिस तब बनती है जब कोई इंसान उसको ट्राई एंड टेस्ट करता है, उसकी इंपेरिकल टेस्टिंग करता है, अलग अलग उस पर एक्सपेरिमेंट करता है और बोलता है कि ये मेरा हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस वो ऐसा प्रोपोजिशन है जिसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करा जा चुका है और उसके प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस डेफिनेट है। हमें पता है कि अगर हम ये करेंगे तो ये होगा। ये डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है, ये रेशनल भी हो सकता है, एक्सप्लेनेटर भी हो सकता है। लेकिन जो हाइपोथेसिस होता है उसमें सारे एविडेंसेस नहीं होते, उसमें एक लिमिटेड लेवल ऑफ एविडेंस रहते हैं। हाइपोथेसिस जो होता है उसको और टेस्ट करने की जरूरत होती है थ्योरी बनने के लिए। स्ट्रांग हाइपोथेसिस कौन होता है? उसमें 3 कंडीशन होती है कि वो पर्पसली एडिक्वेट होता है, उसे टेस्ट करा जा सकता है, और जो उसका राइवल है जो उसे डिस्प्रूव करता है वो उससे बेटर होता है। थ्योरी क्या होती है और मॉडल क्या होता है? मॉडल जो होता है वो किसी भी चीज को डिफाइन करता है, रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है, और जो थ्योरी होती है वो एक्सप्लेन करती है उस मॉडल को कि वो चीज हो रही है तो क्यों हो रही है। गुजरात मॉडल है कि वहां बहुत डेवलपमेंट हुआ है, दिल्ली मॉडल है वहां पे कहते हैं कि स्कूल एजुकेशन बहुत अच्छी हो गई, हेल्थ केयर बहुत अच्छा हो गया। थ्योरी क्या होती है कि वहां की गवर्नमेंट ने एजुकेशन में 20% उनके बजट का हर साल डाला, उससे एजुकेशन अच्छी हो गई। ये एक्सप्लेन कर रहा है मॉडल को कि जो चीज हुई वो कैसे हुई। हेल्थ केयर में भी उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक्स बनाया, उसमें बहुत पैसे लगाया, लोगों को ट्रेन करा, तो वो भी अच्छा हो गया। लेकिन इसका डाउन साइड क्या हुआ कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे नहीं लगा पाए, तो वो सफर करा उसने। तो मॉडल जो होता है वो बताता है कोई चीज कैसी है, और थ्योरी जो है उसे एक्सप्लेन करती है। ये दोनों ही रिसर्च में बहुत जरूरी रहते हैं। मॉडल क्यों बनाया जाता है? किसी भी चीज को, हमारी अंडरस्टैंडिंग को, जो रीडर है उसकी अंडरस्टैंडिंग को अच्छा करने के लिए, हमारे फ्यूचर में जो प्रिडिक्शन है उसको फैसिलिटेट करने के लिए, और जो कंट्रोल एनवायरमेंट है उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को डिफाइन करने के लिए कि इसमें ये भी चीजें आ सकती हैं, वो भी चीजें प्रॉब्लम आ सकती है, उसको हटाने के लिए कि भाई ये प्रॉब्लम्स है। उसके अलावा भी एक मॉडल है, इसमें आपको चीजों को समझना है, देखना है, इस तरीके से करना है, तो मॉडल उन चीजों को हेल्प बताता है। और जो थ्योरी है वो मॉडल में कोई ऑब्जर्वेशन क्यों हो रहा है उसे एक्सप्लेन करता है। जनरल प्रोपोजिशन इज यूज्ड एज अ प्रिंसिपल ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिलेशनशिप of certain observed phenomena is known as a theory. This was the chapter. Happy Deepavali. Take care.